नमस्कार। आज हम 2025 की दूसरी छमाही में मतलब सेकेंड हाफ में निवेश के कुछ दिलचस्प मौकों पर नजर डाल रहे हैं। हाँ, हमारे हाथ लगी है स्मार्ट इन्वेस्टर गाइड 2025 मार्केट अपॉर्चुनिटीज की एक कॉपी। जो खास तौर पर भारतीय और वैश्विक खुदरा निवेशकों मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तैयार की गई है। श्योर। बिल्कुल। हमारा काम है इसमें से खास जानकारी निकालना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, देखते हैं कि अलग अलग सेक्टरों में क्या चल रहा है, क्यों वो अहम है और हाँ, कुछ बजट फ्रेंडली मतलब कम बजट वाले निवेश विकल्प क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर से। हाँ। गाइड का कहना है कि इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़े हैं उससे बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIMs हाँ, NIMs मतलब सीधा सीधा उनका ब्याज से होने वाला मुनाफा। वो मजबूत रहने की उम्मीद है। सही। और डिजिटल लेंडिंग और क्रेडिट ग्रोथ, इन सब का फायदा पेमेंट फिनटेक कंपनियों और NDFCs को भी मिल रहा है। अच्छा, जैसे कौन सी कंपनियां? गाइड में उदाहरण है जैसे भारत में IDFC फर्स्ट बैंक या फिर PSU बैंक्स जैसे कैनरा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ। और अगर ग्लोबली देखें हाँ। तो फाइनेंशियल सिलेक्ट सेक्टर SPDR ETF ये XLF है। हाँ। या फिर वीजा पेपाल जैसे नाम है, बल्कि पेपाल का तो जिक्र है कि वो कई साल के निचले स्तर पर है, जो देखने लायक हो सकता है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, फाइनेंस के बाद गाइड हमें ले जाती है एरोस्पेस और रक्षा मतलब डिफेंस सेक्टर की तरफ। यहाँ क्या खास है? हाँ, यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, दुनिया भर में जो तनाव है, हाँ वो तो है। उसके चलते कई देश अपने रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। हाँ। और भारत में भी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहलें हैं। इनसे डोमेस्टिक ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, घरेलू कंपनियों को काफी ऑर्डर मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारत से डिफेंस प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। अच्छा, तो उदाहरण के तौर पर कौन सी कंपनियां हैं इस लिस्ट में? भारत में बड़ी कंपनियां तो हैं HAL, BEL, फिर कुछ छोटी शायद थोड़े ज्यादा रिस्क वाली भी हैं जैसे पैरिस डिफेंस या डेटा पैटर्न्स। ठीक है, और ग्लोबल लेवल पे? ग्लोबल लेवल पर SPDR, S&P एरोस्पेस एंड डिफेंस ETF है, XAR, या फिर रेथियन मतलब RTX जैसी कंपनियां। समझ गई। अब बात करते हैं एनर्जी और यूटिलिटी सेक्टर की। आजकल AI और डेटा सेंटर्स की बहुत बात हो रही है। हाँ बिल्कुल। क्या उसका यहाँ कोई कनेक्शन है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। AI डेटा सेंटर्स को बहुत ज्यादा बिजली चाहिए। अच्छा। तो इससे जो यूटिलिटी कंपनियां हैं मतलब बिजली बनाने और सप्लाई करने वाली, उन्हें फायदा हो रहा है। और साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी पर तो जोर है ही। हाँ, वो सोलर, विंड पावर वगैरह। एग्जैक्टली, क्योंकि देश कार्बन एमिशन कम करना चाहते हैं तो इस पर भी फोकस है। तो इस सेक्टर में कौन से नाम हैं? भारत में देखिए NTPC, टाटा पावर जैसे बड़े नाम हैं। अदानी ग्रीन का भी जिक्र है, पर गाइड कहती है कि वो थोड़ा हाई रिस्क वाला दांव हो सकता है। ओके, और ग्लोबली? ग्लोबली नेक्स्ट एरा एनर्जी NE है अमेरिका में, या फिर एक ETF है ग्लोबल एक्स US इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ETF यानी पावे। ठीक है। अच्छा, गाइड में दो बोनस सेक्टर का भी जिक्र था, एक तो टेक्नोलॉजी AI और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके बारे में क्या कहा है संक्षेप में? हाँ, AI के बारे में गाइड कहती है कि ये अब सिर्फ एक्सपेरिमेंटल नहीं रहा, अब प्रैक्टिकल हो रहा है। मतलब असल इस्तेमाल में आ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो इससे डेटा सेंटर इंफ्रा की मांग बढ़ रही है। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा सेलेक्टिव होना जरूरी है। उदाहरण है आफलेविया, टाटा LXI या ग्लोबली पैलेंटियर PLTR। और इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकारी खर्च से काफी बूस्ट मिल रहा है। खासकर भारत का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी NIP है, हाँ, NIP। उससे काफी फायदा है। इसमें L&T, IRB इंफ्रा जैसे नाम है। ग्लोबली iShares ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ETF IGF है। और हाँ, ये महंगाई से बचाव का एक तरीका भी हो सकता है, ऐसा गाइड में लिखा है। ये तो काफी सारी जानकारी हो गई। तो इन सब का मतलब क्या है, खासकर उन निवेशकों के लिए जिनका बजट थोड़ा सीमित है, उनके लिए क्या सुझाव है? हाँ, देखिए, गाइड कुछ बहुत प्रैक्टिकल बातें कहती हैं। पहला तो ये कि रेगुलर निवेश के लिए ETFs या म्यूचुअल फंड में SIPs का रास्ता अपनाएं। मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान? थोड़ा थोड़ा हर महीने। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर रेगुलर इनकम चाहिए तो यूटिलिटीज या फाइनेंशियल सेक्टर के डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स पर ध्यान दें। अच्छा, तीसरा, जो हाई रिस्क वाले सेक्टर हैं जैसे डिफेंस या AI, उनमें अपने कुल पूंजी का एक छोटा हिस्सा ही लगाएं। मतलब ज्यादा रिस्क ना लें। हाँ। और सबसे जरूरी बात, डाइवर्सिफिकेशन,
मतलब अपने निवेश को अलग अलग सेक्टरों में फैलाएं, एक ही जगह सारा पैसा मत लगाइए। तो कुल मिलाकर 2025 की दूसरी छमाही में मौके तो दिख रहे हैं, फाइनेंस, डिफेंस, एनर्जी, एआई, इंफ्रा, लेकिन जोखिम समझना और डाइवर्सिफाई करना ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि निवेश सिर्फ रिटर्न के बारे में नहीं है। ये एक तरह से दुनिया में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है, जियोपॉलिटिक्स किधर जा रही है, उसे समझने का लेंस भी है। ये तो सही कहा। जैसे गाइड ने एआई और डेटा सेंटर्स की बढ़ती एनर्जी जरूरत की बात की, तो एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, भविष्य में ये जरूरत रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ को कितनी तेजी देगी? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए।